मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसके बाद मैं दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो ये सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका यही प्लान मुझे अच्छे से पता था। इसीलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। वो मैं अपने साथ ले गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसे वो लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी, इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वो लिफाफा देखा, उसके तो मानो होश ही उड़ गए, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। मेरा नाम पूजा है। आज मेरे ननद के बेटे के जन्मदिन के लिए घर में पूजा रखवाई गई और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वो देख लिया और मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तूने सामान को हाथ ही क्यों लगाया? तुझे इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती? आज प्रिया के बेटे के जन्मदिन की पूजा है और तुझ जैसी बांझ औरत ने इसे हाथ लगा दिया। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी ननद का सुख देखा ही नहीं जा रहा हो? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर भी मैं अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, माँ जी, इससे आगे मुझसे कुछ कहा नहीं गया। इतने में ही मेरी ननद भी वहाँ आ गई और उसने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। वह कहने लगी कि भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुम्हें देखा नहीं जा रहा। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे से अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वे उल्टा मुझे ही सुनाने लगी कि तुमको इसकी खुशी देखी नहीं जा रही? तुम तो इसे अपनी बहन मानती हो ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनका ऐसा बोलना ये सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह से ही टूट गई, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद की बातों को सहन कर सकती है, पर अगर उसका अपना पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 जन्म रहने की कस्में खाई हों, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर वो स्त्री क्या कर पाएगी? मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने लगी। बांझ होने के कारण पूजा में हाथ तक नहीं लगा सकी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष? माँ बनना या ना बन पाना ये खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी होता है। मेरी सास एक टीचर थी। मेरी ननद ने बीकॉम कर रखा था और मेरे पति एक इंजीनियर थे। और मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने परंपरावादी कैसे हो सकते हैं? सिर्फ पूजा का सामान हाथ लगाने से अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और सुधांशु पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे और सुधांशु वहाँ पहले से जॉब करता था। हम दोनों की वहीं मुलाकात हुई और धीरे धीरे हम प्यार में पड़ गए। ये हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। मेरी सास, ससुर और ननद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सुधांशु ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी।
और शायद इसीलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 5-6 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए सुधांशु भी मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वो भी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। वो मुझसे सिर्फ काम होने तक ही बात करता है। ऐसा लगता था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसे बताऊं और कौन मुझे समझेगा। आज हमारी शादी को 8 साल हो गए। मैं सोचने लगी कि आज सुधांशु अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा। आज मैंने उसकी पसंद का नाश्ता बनाया, लेकिन वह चुपचाप उसे खाकर ऑफिस चला गया। सुधांशु के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ले ताकि सुधांशु को अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। सुधांशु ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैंने रात के खाने में मलाई पनीर और कोफ्ता बनाया और मैंने फिर उस रूम को मोमबत्तियों से और फूलों से सजाया। उसकी पसंद की मैंने साड़ी पहनी। मुझे आज पूरा यकीन था कि सुधांशु आकर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राज़ी कर लूँगी। लेकिन जब वह घर आया, उसके एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही रहा नहीं गया और मैं ही उससे बोली कि सुधांशु, आज अपनी शादी की सालगिरह है, वो भी भूल गए तुम। ये सुनते ही वो कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, ये दिन तो भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज के ही दिन एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी कि क्या हम कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस पर अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है कि मैं दूसरे का खून, दूसरे का बच्चा गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में तो नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार ना की रट लगा रखी है, वो मेरे लिए भला क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। सुधांशु ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं भी बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर्स थे। उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरा साथ दिया, आज वो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे देगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा हो मुझ पर। लग रहा था ज़ोर ज़ोर से रोऊं, पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं, तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और सुधांशु यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी भी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया ताकि वो मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और कहने लगा, देखा, तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ।
मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने अपने साथ एक जो लिफाफा लाया था उसे देते हुए कहा, मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट। सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, तलाक के पेपर्स। अब ये मुझे कौन सा गिफ्ट दे रही है, ये सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में वो पूरा पसीने में भीग गया, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं और उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नज़र ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर वो कहने लगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स, मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए। फिर मैं अकेली ही गई थी। इस पर सुधांशु कहने लगा कि हाँ हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा कि कमी तुम में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिनों तक सभी के ताने सुने? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मेरा क्या है, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, पर तुम इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई। पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर वो मुझे सहन नहीं हुआ। सुधांशु कहने लगा कि तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर्स लाकर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? सुधांशु, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया तो साथ रहकर भी क्या होता? मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा कि बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। सुधांशु, अगले महीने मेरी शादी है और मैंने तुम्हें वो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है, ये भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसे ही व्यक्ति फंस जाते हैं और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करते हैं उसके पीछे भगवान होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। साथियों, जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तो उसे सहन भी मत करिए। आशा करते हैं कि आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।